अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। भारत का पाकिस्तान पर एक और हमला, पाकिस्तान ने भारत का तोड़ निकाल लिया। भारतीय सहाफ़ी ने भारतीय हुकूमत को झूठा करार दे दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो तीनों टॉपिक्स हैं उनमें भारत आ रहा है और भारत जो है वो इस टाइम ख़ुद भी परेशान है और हमारी भी तवज्जो का मरकज़ है, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ॉरेन मीडिया में इतनी ख़बरें आ रही हैं कि जिसकी वजह से भारत ने जो अपना पिछले 25 साल में इमेज बनाया था वो सारा टार्निश होता जा रहा है। और सब जो एक ओपिनियन आर्टिकल्स भी आ रहे हैं उसमें भी भारत को ये तंबी की जा रही है कि वो पाकिस्तान के साथ आपने ताल्लुकात ख़राब ना करे। लेकिन ये है कि उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र कोई इस लिहाज से नहीं आता। जब वो ये बात होती है ना कि ताल्लुकात ख़राब ना करे, तो उसमें ये होता है कि हम भी एक बड़ी अनस्टेबल स्टेट हैं कि उनका ये ख्याल होता है कि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद मुआशी दौड़ में पीछे रह गया है, तो लिहाजा भारत अगर आगे जा रहा है तो उसको हमारे साथ ताल्लुक़ रखने चाहिए ताकि हम उसका तिया पांचा ना कर दें, हम उसका भी उसको स्पाइल ना कर दें, उसकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको स्पाइल ना कर दें। अब ये है कि जो पहला टॉपिक है हमारा वो भारत का पाकिस्तान पर हमला है। और वो हमला क्या है कि एक लश्कर तैयबा के एक कमांडर हैं, उनका नाम है अबू सैफुल्ला। अबू सैफुल्ला को उधर सिंध में मातली के मुकाम पे उनको कत्ल कर दिया गया है, टारगेट किलिंग हुई है। और ज़िला बदीन का ये शहर बनता है मातली, उसमें इनका मर्डर हुआ है। और उनके हवाले से ये है कि जो उनके बारे में कुछ थ्रेड्स थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इनको कोई हॉस्टल एजेंसी टारगेट कर सकती है। वो कौन सी हॉस्टल एजेंसी है, वो रॉ का जिक्र हो रहा था कि रॉ उसको टारगेट कर सकती है। अब उनको इसलिए जो उनका अपना इलाका था उससे आगे कोई इतलात ये भी थी कि उनको हैदराबाद में भी शिफ्ट किया गया था, उनको कोई सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई थी और उनको ये भी बताया गया था कि आप जितनी आपको बेहतर आपके लिए ये है कि आप घर से भी बाहर ना निकलें। अभी भी ये है कि वो घर से बाहर निकले और उनको कोई 2-3 लोग हैं उन्होंने फ़ायर करके कत्ल कर दिया। अब इनको क्यों कत्ल किया गया और कौन लोग हो सकते हैं कि जो इनको कत्ल कर सकते हैं? एक तो ये है कि जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसके हवाले से जो भारत ने एक इल्ज़ाम लगाया था, उसने ये कहा था कि अबू सैफुल्ला उसने ये वो इसके मास्टरमाइंड हैं जो पहलगाम का इंसिडेंट है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, ये एक भारत के इल्ज़ाम है कि ये एक लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है उधर मकबूजा कश्मीर में, और उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है उस पहलगाम वाक़े की जिसकी रेजिस्टेंस वालों ने तरदीद जारी की। उन्होंने कहा कि हमारे पार्ट पे कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, ये हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंडियन हुकूमत की अपनी एक उनका एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक है। अब हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन ये है कि ओवरऑल लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद ये पहले कश्मीर के जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं। अब क्या ये वो वाले अबू सैफ़ हैं जिनकी ये बात हो रही है? पहली बात तो ये है कि ये वो वाले अबू सैफ़ नहीं हैं जिन पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया। वो एक और अबू सैफ़ हैं और वो भी लश्कर तैयबा के हैं, तो उन पर उनके हवाले से ये बात की जाती थी या भारत ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। अब ये भी मुमकिन है कि जो उन्होंने एक आइडेंटिटी का एक शनाख्त के हवाले से गलती हुई हो, या उनका ये ख्याल हो जी कि इन दोनों में से एक है, या उनके पास कोई ऐसी इतला हो कि जिसमें अबू सैफ़ का नाम आ रहा था और उन्होंने जो बेसिकली अबू सैफ़ इनकी कुनियत है, इनका नाम असली जो है वो इससे डिफरेंट है। अब इनको किसने किया है, क्यों किया है, जो बज़ाहिर लगता है और ये इसके एक बज़ाहिर जो नज़र आता है कि इसके फुटप्रिंट्स जो हैं, जो सिग्नेचर एक अटैम्प्ट है, ये इस तरह के काम रॉ वाले कर रहे हैं। इन पर हम माजी में बड़ी एक तफसील से बात कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने डस्का में मर्डर किए, कश्मीर में मर्डर किए, लाहौर में मर्डर किए, कराची में मर्डर किए। तो लिहाजा ये एक रहा कि इसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो इस तरह के काम कर सकते हैं। वो अब किसके ज़रिए कर सकते हैं? बाज़ का ये होता है कि जो मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस लोकल लेवल पर इन्वॉल्व हुई हों, हो सकता है कि उनको इस्तेमाल किया गया हो, जो कि एक एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया हो। ऐन मुमकिन है कि जिस अंदाज में इन्होंने माजी में
जो बंदे हायर किए, पाकिस्तानी बंदे हायर किए और उनके ज़रिए मरवाया, ये भी मुमकिन है कि उनके ज़रिए कराया गया हो। अब इस पे हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, पहलगाम के, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये एक बड़ा अगर है, अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हमने माजी में सफ़र किया है, हम फ्यूचर में भी सफ़र करेंगे और इससे ये है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो है इसी तरह के ये जहाद में इन्वॉल्व रहेंगे और फिर हम पर भी अटैक होंगे और ओवरऑल जो हमारा एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, पूरी दुनिया हमारी बात को मानने को, हमारी बात पर यकीन नहीं करती, वो दोबारा हम उस क्राइसिस में चले जाएंगे और हम जो है एक लोग हमें दहशतगर्द तस्वर करेंगे। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। अब दूसरा ये है कि उसमें क्या करना चाहिए। हम जो है अगर भारत का मुकाबला करना है तो हमें मुआशी लिहाज से करना चाहिए। हमारा कंपटीशन जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में होना चाहिए। हमारा कंपटीशन भारत के साथ इसी अंदाज में होना चाहिए जिस तरह का चाइना अमेरिका के साथ उसको कम्पीट कर रहा है। हमें उस फील्ड में आगे जाना चाहिए। इस फील्ड में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, हमने इसमें कई दहाइयाँ ज़ाया की हैं, तो लिहाजा हमें मेरे ख्याल है कि मज़ीद इस तरह के तजर्बात नहीं करने चाहिए। और अब आगे सवाल ये आता है कि फिर जो भारत है वो पाकिस्तान में क्यों कर रहा है, और उसकी जो हम मिसाल देते हैं वो हम आमतौर पे बलूचिस्तान की देते हैं, उसमें उसकी हम आमतौर पे जो टीटीपी की मिसाल देते हैं। तो फिर ये है कि हमें भी अगर भारत का मुकाबला करना है तो जो हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमें भी उसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने चाहिए। अगर वो जो कोई मिलिटेंट्स हैं, कोई इंसर्जेंट्स हैं, उनको पैसे दे के, उनको असला दे के तो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है हमारे लोगों को ही, तो फिर यह है कि हमें अगर हमने को करनी है तो इस तरह का करें। हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तानी कोई इसमें इन्वॉल्व होता है या उसकी एविडेंस आती है तो ये जो अभी तक हमने अचीव किया है हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी। और अबव ऑल ये सिर्फ ये नहीं है कि वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, उसमें यह है कि इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें माजी में आपको पता है कि हम जो फैटफ की लिस्ट में थे, ग्रे लिस्ट में, वो भी इसी वजह से थे। ये नहीं था कि बाकी जगहों पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। हमारे से ज़्यादा बम्बे में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हमसे ज़्यादा जो दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी एक हिस्ट्री थी, और वो हिस्ट्री क्या थी कि हमारे यहाँ जो है इधर से ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा जब इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर वो उसके बारे में वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं आइडिया कि ये कैसे हुआ है, लेकिन मुझे 99.9% यकीन ये है कि ये भारत ने किया है। भारत इस टाइम डेस्परेट भी है, वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है, और इस तरह की हरकतों से वो ये तासर भी दे रहा है कि जी मैंने जिन लोगों को मारा है ये वही लोग हैं कि जिन्होंने ये हरकत की थी। और अगरचे यानी कि मैं पहले भी हम माजी में बात कर चुके हैं कि अभी तक जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है उसको भी उन्होंने कोई ना वो इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं, ना उसके वो को बंदे उनको गिरफ़्तार कर पाए हैं, और जो ना वो को पाकिस्तान को कोई ऐसी कोई ठोस एविडेंस दे पाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि वो जो एक पुरानी परसेप्शन है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। और अनफॉर्चुनेटली माजी में पाकिस्तान इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहा। हमने बम्बे अटैक किया, यानी कि अब ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, हम तो पाकिस्तान में ट्रायल करते आए हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन फैटफ में जब हमारा नाम ग्रे लिस्ट में आया था तो उस दौरान हमने बड़ा काम किया था। बहुत सारे लोग जो हैं उनको केसेस चलाए थे। ऐसे ऐसे लोग मैंने आपको बताए थे कि ऐसे ऐसे लोग भी पकड़े गए थे कि जिन्होंने अपने को प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे तक बदल लिए थे, उन लोगों को भी पकड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ें, हम प्रेशर में आकर ये काम ज़रूर करते हैं, हमें ख़ुद इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती। हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए, और हमें अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने हमें जो फ़तह दी है, हमें इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपना इमेज बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं हैं। मैंने जितनी भी बात की है उसमें मैं ये अगर के साथ की है कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो, और फिर यह है कि जो भारत है वो उसको भी, यानी कि हमें इस तरह के मामलात में उसको फुली टेक ऑन करना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान ने भारत का तोड़ निकाल लिया।
कल हम बात कर रहे थे, कल या परसों, अफ़गानिस्तान के हवाले से कि इंडिया उधर अपने लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। अपने लोगों को क्या, तालिबान को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास उस लिहाज से काफ़ी मालूमात हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा एक कंजूसी से उसका एक इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन यह है कि इंडिया ने बड़े मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह एक तो यह है कि ओवरऑल जो हमने तालिबान को काफ़ी हद तक इंगेज किया है, हमारे जो स्पेशल एनवाय हैं मोहम्मद सादिक, वो उनका भी अक्सर टाइम जो है वो काबुल में गुजरता है। और यह है कि काबुल की जो पॉलिसी है, वो काबुल के हवाले से यह है कि उधर की पॉलिसी को नहीं है, उधर इंडिविजुअल्स हैं, आपको उनको इंगेज करना पड़ता है। किसी जगह पे लोगों की कोई ग्रीवेंसेस हैं और कई जगह पे किसी का कोई बिज़नेस मुतासर हुआ है या कोई और मसला है, या बाज़ का ऐसा भी है कि जिसमें कोई अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इलाज के लिए आना चाहते हैं, या कोई और बिज़नेस रिलेटेड मामलात में उनके वीज़े के मसाइल हैं और ये इस तरह के इश्यूज़ हैं। उस पर भी हम काफ़ी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, उनको भी इंगेज कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंडिया उधर कामयाब नहीं हो पाएगा उस तरह से जिस तरह वो पहले अफ़गान सदर जो हामिद करज़ई है उस टाइम पर जो उनके उधर कौंसलेट थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते थे। उम्मीद है कि ऐसा ये काम दोबारा नहीं होगा। अब यह है कि पाकिस्तान तोड़ क्या निकाला है। तोड़ ये है कि उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना जा रहे हैं, और उधर जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आ रहे हैं, और उधर जो है चाइना वाले वज़ीर ख़ारजा तो होंगे। अब कोई जो प्लानिंग हो रही है वो ये है कि जो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें अफ़गानिस्तान को भी हिस्सा बनाया जा रहा है, और इन अदर सेंस ये है कि उसको एक इकोनॉमिक स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है। इन अदर सेंस ये भी है कि हमारी और चाइना की और अफ़गानिस्तान की पार्टनरशिप भी होगी, और इसका ये भी मतलब है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मसले मसाइल होंगे उसमें चाइना का रोल होगा, ना कि इंडिया का रोल होगा। और जब चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप होगी अफ़गानिस्तान के साथ, तो उम्मीद है कि इंडिया की एफ़र्ट्स काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अफ़गानिस्तान वाले हमें इंडिया को छेड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि पाकिस्तान जो है ना उसका कंपटीशन है, और ये है कि वो बाज़ औक़ात हमें कहते हैं कि हमें इंडिया भी वो फ़लाँ काम कह रहा है कि हम कर देते हैं, हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी भाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो इस तरह से भी करते हैं कि यानी कि पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उधर ना बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक ट्राइका सी बन रही है, जो एक ट्राईलैटरल मीटिंग हो रही है, इससे सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, उससे गलत फहमियाँ जो हैं उनको ख़त्म करने में भी आसानी होगी या मौका मिलेगा। और दूसरा, पाकिस्तान ऑलरेडी इस मामले में जो स्पेशल एनवाय हमारे कर रहे हैं उससे भी मुझे लग रहा है कि इंडिया की एफ़र्ट्स जो है ना वो उनको सैबोटाज करने में हेल्प होगी। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो एक भारतीय सहाफ़ी है जिसने भारतीय हुकूमत को ही झूठा करार दे दिया है। ये उनके एक जर्नलिस्ट हैं राजदीप देसाई। उन्होंने कहा कि इंडिया ने बहुत सारी अफवाहें फैलाईं, झूठी खबरें फैलाईं कि पाकिस्तान का हमने तैयारा मार गिराया है, लेकिन ये बात झूठी निकली। और साथ ये भी पता चला है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि गज़ा की जो तस्वीरें हैं या उधर जो इसराइल ने बमबारी की है उसको इंडिया ने ये प्रीटेंड करने की कोशिश की है कि जैसे इंडिया वाले जो हैं उन्होंने ये काम किया है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान में किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यह है कि ओवरऑल इस टाइम पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस पर काफ़ी बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम का जैसे मैंने ज़िक्र किया, इकोनॉमिस्ट का ज़िक्र किया, और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसी भी जगह हैं, मसलन इकोनॉमिस्ट है, उधर का जो उनके डिफेंस एडिटर हैं वो इंडियन है। मैंने कोई सोशल मीडिया पे मैंने उनका एक ट्वीट देखा जिसमें कोई एक पैरा ही था, मुझे लगा कि जैसे इन्होंने पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला है, मैंने भी उन पर गुस्सा निकाल दिया कि देखो इकोनॉमिस्ट जो है ये एक इंटरनेशनल पेपर है और इनको चाहिए कि अपना जो इंडिया का डिफेंस एडिटर है उसको इस मामले पे पाक इंडिया रिलेशन पे उसको लिखने से बाज रखे। लेकिन यह है कि बाद में मैंने आर्टिकल पढ़े और मुझे पता चला कि उन्होंने काफ़ी फेयरली बैलेंस्ड आर्टिकल लिखे हुए हैं, और सो मच जो डिफेंस के हवाले से भी जो दोनों मुल्कों की पोजीशन है वो भी बयान की हुई थी, और इसके अलावा जो इंडियन मीडिया का जो एक बड़ा एक गलत किरदार रहा है उसका भी उन्होंने बिलखुसूस जिक्र किया हुआ था। और ये बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम एक बात करते हैं ना जी कि इंडियन सहाफ़ी जो है उसने भी ये कह दिया,
तो ये बातें करना आसान होती है। जब अगर को पाकिस्तान किसी जगह पे अगर वीक फुट पे हो, किसी जगह पे कमज़ोर हो, और उधर जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात करेगा तो उधर हम जो है ना उसको ये कहते हैं तू नेशनल इंटरेस्ट दरमियान में आ गए। नाज़रीन, मैं नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ को तरजीह देनी चाहिए। हक़ाइक़ जो हैं अल्टीमेटली अगर नेशनल इंटरेस्ट आपके झूठ की बुनियाद पर हैं तो उससे कोई नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे होते, वो उनकी डिसर्विस ही हो रही होती है। हक़ाइक़ जब आप बयान करेंगे तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी का भी मौका मिलेगा। जिस तरह मैंने अभी लश्कर तैयबा का भी जिक्र किया, खुदारा इन चीज़ों से बचें, अदरवाइज़ हम मारे जाएंगे। इससे हम जो है ना एक दायरे के सफ़र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई और तरीका तलाश करें इंडिया का मुकाबला करने के लिए। इन चीज़ों में, इन मामलात में ना घुसें और अपनी जो पुरानी प्ले बुक है उसको दोबारा से इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि फ़ैक्ट्स बयान करने वाले जिधर भी हों, वो चाहे इंडिया में हों, चाहे वो पाकिस्तान में हों या किसी और जगह पर हों, उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें। अल्टीमेटली बजाय इसके कि हम बाद में उनको एक्नॉलेज करें जब वो इस दुनिया में ना हो, तो हमें उनकी ज़िंदगी में करना चाहिए ताकि जो सच बोलने वाले हैं वो ज़्यादा लोग हों। उनके एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंडिया में इतनी ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग हो रही होती है, लेकिन वो बंदा अटैक से पहले से इनको बता रहा था कि बंदे दे पुत्र बनया जे, पाकिस्तान पर अटैक ना करे जे, लेकिन वो बंदा लगा हुआ है। अब इतनी हरासमेंट के बावजूद वो न्यू दिल्ली में रहते हैं, इतनी हरासमेंट के बावजूद वो सारी बातें जो कि उनके ख्याल में दुरुस्त हैं वो कर रहे हैं, और बेसिकली वो इंडिया के फ़ायदे में कर रहे हैं। यानी कि वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप जब तक अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, आपका अपना रवैया नहीं बदलेगा, तो उस टाइम तक आप जंग नहीं जीत पाएंगे। ये नहीं है कि आप हमें खामोश करा के आप जंग जीतेंगे, इस तरह होता नहीं है। तो वो वक्त ने ये साबित किया है कि हुकूमत झूठी निकली है, वो लोग जो कि उनको गालियाँ दे रहे थे वो गलत निकले हैं, लेकिन वो बंदा दुरुस्त निकला है। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए। उनका नाम है प्रवीण। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही लोग जो हैं ओवरऑल सोसाइटी का सरमाया होते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारे एक दोस्त हैं वो कहते होते हैं कि जो अल्टीमेटली जो सच है, हो सकता है कि फौरी तौर पे आपको कड़वा लगे, लेकिन इवेंचुअली पूरी दुनिया के लिए या ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए उसमें फ़ायदा होता है। हमारी डायरेक्शन जो है वो बेहतर होती है। हम जो है अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाते रहें, गलतियों को एक्सपोज करने का फ़ायदा ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है। जब हम छुपाते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो किसी और मुल्क में हैं, उनको सलाम, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया करें। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।